वेलकम टू MS वांचू यूट्यूब चैनल। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हमारा ये वर्णमाला चल रहा है। वर्णमाला का पार्ट 3 है। इसके पहले हमारी 5 क्लासें हो चुकी हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों के प्रकार। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था स्वरों के प्रकार। तो आइए देखते हैं। उच्चारण की विविधता के आधार पर व्यंजनों की 3 भाग में बांटा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उच्चारण की जो विविधता होती है उसके आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग हमारा जो होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है ऊष्म व्यंजन, तीसरा होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो सबसे पहले एक एक करके हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन हमारे क्या होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम मित्रों क्या है। तो आइए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है तथा वह झटके के साथ बाहर निकलती है, उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत मित्रों का से म तक के जितने भी व्यंजन होते हैं उन सभी व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन को मित्रों हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनको वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए मित्रों कि कितने वर्ग होते हैं, तो आपको बताना है कि 5 वर्ग होते हैं। तो 5 वर्ग में कितने वर्ण होते हैं मित्रों, तो एक वर्ग में 5 वर्ण। तो इस प्रकार से कुल व्यंजनों की संख्या, हमारी वर्गीय व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 25 होती है। इन्हीं वर्गीय व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हमारा, क्योंकि इन्हें वो 5 वर्गों में बांटा गया है, इसीलिए मित्रों हम इन्हें क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया। जैसे हमारा पहला होता है का वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत हमारे कौन से वर्ण आते हैं, तो का, खा, गा, घा, अंगा, यानी कितने वर्ण आ गए मित्रों, तो हमारे 5 आ गए। इस प्रकार से कितने वर्ग हैं, तो 5। तो एक वर्ग में 5 वर्ण, तो बराबर कितने वर्ण, हमारे 25। तो आपसे पूछा जाए कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 बताना है। आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 बताना है। आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो आपको बताना है का से लेकर मा तक के जितने भी हमारे वर्ण होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या पूछा जाए तो आपको कितना बताना है, 25। कितना बताना है मित्रों, इनकी संख्या कितनी होती है, 25। आइए इसके बाद देखते हैं हम अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं मित्रों। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वाय को कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। मित्रों, इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना होगा 4। और ये कौन कौन से होते हैं, तो या, वा, रा, ला, यानी अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं मित्रों, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यण प्रत्याहार कहते हैं। या, रा, ला, वा को यण प्रत्याहार कहते हैं, या इन्हीं को हम संधि व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। तो आपको इनको ध्यान रखना होगा। और इनकी संख्या आपसे पूछी जाए तो 4 बताना होगा। इसके बाद हम देखते हैं मित्रों ऊष्म व्यंजन हमारे क्या होते हैं। आइए ऊष्म व्यंजन को समझते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण ऊष्म के साथ किया जाता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म का मतलब होता है मित्रों ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु जो निकलती है वो ऊष्मा के साथ निकलती है, तो उन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है मित्रों, तो इनकी भी संख्या आपको बताना होगा कि 4 होती है। आपसे पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको कितना बताना होगा, 4 होती है। और कौन कौन से व्यंजन होते हैं, तो तीनों सा प्लस हा। कौन कौन से मित्रों, तीनों सा आप इनमें इंक्लूड करना है और आपको प्लस हा भी शामिल कर लेना है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं, हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो आइए मित्रों इसके बाद देखते हैं उच्चारण स्थान। व्यंजनों का उच्चारण स्थान समझेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि कुल उच्चारण स्थान की संख्या कितना होती है, तो मित्रों आपको बता देना है 9 उच्चारण स्थानों की संख्या होती है। कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं, तो आप देख पा रहे हैं। पहला उच्चारण स्थान हमारा कंठ होता है, दूसरा तालु होता है, तीसरा मूर्धा, चौथा ओष्ठ, 5वां दंत, छठा हमारा जो होता है नासिका, 7वां जो होता है हमारा कंठ तालु, और 8वां जो होता है मित्रों वो कंठोष्ठ, और 9वां जो होता है हमारा क्या होता है, दंतोष्ठ। इस प्रकार से हमारे कुल कितने होते हैं मित्रों, 9 उच्चारण स्थान होते हैं। तो आइए एक एक करके इन उच्चारण स्थान के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं उनको पढ़ते हैं। तो पहला हमारा उच्चारण स्थान होता है मित्रों कंठ। तो कंठ के अंतर्गत कौन कौन, यानी कंठ से हम कौन कौन से वर्णों को बोलते हैं उन वर्णों को देखते हैं। तो पहला हमारा छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग प्लस हा जो होता है, इनका हम उच्चारण करते हैं मित्रों
कंठ के द्वारा, तो इन्हीं लिए इसको क्या कहते हैं, कंठ वर्ण कहा जाता है। तो कौन कौन से होते हैं मित्रों, एक बार फिर से देखेंगे। छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग का मतलब मित्रों का, खा, गा, घा, अंगा, ये हमारे क्या होते हैं, का वर्ग होता है। और का वर्ग के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं और हमारा प्लस क्या होता है, हा। और इसका सूत्र जो होता है मित्रों, अकूह विसर्जन या नाम कंठा से हम याद कर सकते हैं। तो यानी अकूह विसर्जन या नाम कंठा में देखेंगे मित्रों, आ से मतलब समझेंगे कि दोनों आ, कु का मतलब होता है का वर्ग, हा का मतलब हा होता है मित्रों। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं अकूह विसर्जन या नाम कंठा, ये हमारे कंठवर्ण कहलाते हैं। आइए इसके बाद हम देखते हैं दूसरा उच्चारण स्थान। दूसरा उच्चारण स्थान जो होता है हमारा वो तालु होता है। तालु, तालु के अंतर्गत जो हमारा सूत्र होता है मित्रों, तालु का जो सूत्र होता है, इचु यसा नाम तालु। ई का मतलब होता है मित्रों दोनों ई, अच्चू का मतलब होता है हमारा चा वर्ग, और या का मतलब या होता है मित्रों, और सा का मतलब सा ही होता है। तो इस प्रकार से हम इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो किसके माध्यम से बोलते हैं, तो मित्रों तालु के माध्यम से बोलते हैं, इसीलिए इनको हम तालु वर्ण के नाम से भी जानते हैं। आइए इसके बाद हम दूसरा उच्चारण समझते हैं मित्रों। दूसरा उच्चारण स्थान जो होता है हमारा वो मूर्धा होता है। इसका सूत्र क्या होता है मूर्धा का, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो यानी री का मतलब री हम समझेंगे, टू का मतलब क्या होता है मित्रों, ये हमारा टा वर्ग होता है, और रा और सा ये जो होता है हम इनका उच्चारण किससे करते हैं, तो मूर्धा के माध्यम से करते हैं, इसीलिए हमारे ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा उच्चारण स्थान जो होता है मित्रों वो दंत होता है। दंत का जो सूत्र होता है मित्रों, लिटु रसानाम दंता, यानी इसके अंतर्गत ली आएगा, ता वर्ग आएगा और ला आएगा और सा। तो इस प्रकार से हमारे दंतवर्ण कहलाते हैं। आइए इसके बाद आगे देखते हैं मित्रों, आगे हमारा जो होता है ओष्ठ, यानी ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ओष्ठ वर्ण का जो होता है उपु पद्मनिया नाम ओष्ठा। तो उ का मतलब दोनों उ, पु का मतलब होता है मित्रों पा वर्ग, और पा वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से इन वर्णों का हम उच्चारण किसके माध्यम से करते हैं, तो ओष्ठ के माध्यम से करते हैं, इसीलिए हमारे ये क्या कहलाते हैं, ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला उच्चारण स्थान मित्रों हमारा नासिका होता है। नासिका का क्या सूत्र होता है, इसको पहले समझेंगे। तो इया मंगड़ाना नाम नासिका, तो यानी हम देख लेते हैं अड़ा है, इया है, अड़ा है, ना है, मा है, इन 5 वर्णों का उच्चारण हम जब बोलते हैं तो हमारी वाय जो होती है नाक के माध्यम से निकलती है, तो इन वर्णों को हम नासिका के माध्यम से बोलते हैं। ठीक, और इन्हें को क्या कहते हैं मित्रों, नासिक वर्ण भी कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कंठ तालु। कंठ तालु का मतलब जैसे हमने बताया मित्रों, कंठ एक उच्चारण स्थान होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, तालु उच्चारण स्थान होता है। लेकिन कंठ तालु लिखा हुआ है तो इसका मतलब यानी दो उच्चारण स्थान इसमें प्रयोग किया गया है। यानी कुछ वर्ण ऐसे भी होंगे जिनका हम उच्चारण करेंगे तो कंठ और तालु दोनों की सहायता से वो बाहर निकलेंगे, तो उन वर्णों को हम क्या कहते हैं मित्रों, कंठ तालु कहते हैं। तो कंठ तालु के अंतर्गत हमारे कौन से वर्ण आते हैं, तो ए ऐ, ये 2 वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं, कंठ तालु कहलाते हैं। सूत्र आपको याद रखना होगा, ए दै तो कंठ तालु। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा जो होता है कंठोष्ठ, यानी कंठ ओष्ठ। तो कंठ का मतलब मित्रों हमारा एक उच्चारण स्थान, ओष्ठ का मतलब हमारा दूसरा उच्चारण स्थान, यानी ऐसे वर्ण जिनको हम बोलेंगे तो हमारे 2 उच्चारण स्थान उसमें प्रयोग होंगे, पहला कंठ दूसरा ओष्ठ। तो इन दोनों उच्चारण स्थान से हमारा एक उच्चारण स्थान बनता है कंठ ओष्ठ। तो कंठ ओष्ठ के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं मित्रों, तो ओ और औ, ये 2 वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं, कंठ ओष्ठ कहलाते हैं। और कंठ तालु आपसे पूछा जाए तो मित्रों ए और ए बताना है आपको, ए और ए क्या होते हैं, हमारे कंठ तालु वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा जो होता है दंत ओष्ठ, यानी दंत ओष्ठ, यानी ऐसा वर्ण जिसका हम उच्चारण करेंगे तो दंत और ओष्ठ की सहायता होता है मित्रों। आपको क्या याद रखना होगा, वकारस्थ दंत ओष्ठम, वकारस्थ दंत ओष्ठम हमारे क्या होते हैं, वा होता है, ये इसका सूत्र होता है। अब आइए देखते हैं मित्रों सघोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण क्या होते हैं। तो मित्रों इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, आपको परेशान नहीं होना। सघोष सबसे पहले हम समझेंगे अघोष, उसके बाद हम समझेंगे सघोष। तो मित्रों जैसा हमने लिखा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन जो होता है वो क्या कहलाता है, अघोष व्यंजन। सा, तीनों सा को आपको याद रखना होगा कि तीनों सा
प्लस प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन हमारा क्या कहलाता है, अघोष व्यंजन कहलाता है। तो याद कैसे रखेंगे, आ का मतलब मित्रों हम एक समझेंगे और एक के बाद तुरंत हमारा 2 आ जाता है। तो इस प्रकार से अघोष व्यंजन जो होते हैं हमारे मित्रों कितने हो गए, टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग यानी कितने वर्ग होते हैं हमारे, 5 वर्ग होते हैं। तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को हम जब 2 से गुणा करेंगे तो मित्रों हमारी इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, पहला और दूसरा यानी पाँचों वर्ग में से हम जब पहला और दूसरा वर्ण निकाल लेंगे तो हमारे कितने वर्ण हो जाएंगे, 10। और इसके बाद हमारे तीनों सा इसमें 10 में जोड़ लेंगे, यानी 10 में जब हम 3 जोड़ लेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी संख्या, 13। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है, वर्ण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं, प्लस तीनों सा। तो इस प्रकार से इनकी टोटल संख्या जो होती है हमारी कितनी होती है, 13। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं अब हमारे क्या बच गया, सघोष। सघोष क्या देखेंगे मित्रों, जब हमारा पहला और दूसरा प्लस तीनों सा यानी तीनों सा जो हो गए ये हमारे क्या हो गए, अघोष हो गए। क्या हो गए मित्रों, अघोष हो गए। तब हमारे वर्गों में क्या बचा, अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा है 2, 3 बचा है मित्रों, 4 बचा है और 5 वर्ग, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा प्लस ये तीनों सा हो गए मित्रों। इसमें क्या बचा, या, वा, रा, ला और हा, ये जो होते हैं हमारे क्या कहलाएंगे, सघोष व्यंजन कहलाएंगे। तो आइए इनको समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा तथा या, वा, रा, ला, हा प्लस सभी स्वर, इस सघोष में क्या आते हैं मित्रों, सभी स्वरों को सम्मिलित किया जाता है। इसके पहले वाली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बताया था कि सभी स्वरों को किस में गिना जाता है, सघोष कहें या इसको या घोष कहें, यानी कहीं कहीं पर आपको सघोष मिलेगा या कहीं कहीं पर आपको घोष मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनकी कुल संख्या जो होती है हमारी 31 होती है। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं अल्प प्राण हमारा क्या होता है और महाप्राण क्या होता है मित्रों। तो अल्प प्राण का मतलब हमने जैसे आपको बताया, आ का मतलब हम एक समझेंगे और इसमें अल्प प्राण में टोटल कितने वर्ण हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी हम 5 ले लेंगे। फिर इसके बाद हम 3 ले लेंगे, क्योंकि अल्प प्राण में हम याद करने का तरीका जो होता है, तीनों विषम संख्या होती है। तो पहली विषम संख्या हमारी 1, दूसरी हमारी 3, उसके बाद हमारी 5 होती है। क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं, इसीलिए हम 5 के बाद 7 को नहीं लेंगे। तो यानी 135 जो होता है वो हमारा क्या होता है मित्रों, अल्प प्राण होता है। तो अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे कितने आ गए, यानी 5 वर्ग में से हम 3 वर्णों को निकाल लेंगे तो हमारे 15 वर्ण हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो होता है या, रा, ला, वा, ये हमारा क्या होता है, ये क्या होता है मित्रों, हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो इनको जब भी जोड़ लेंगे, यानी इन सबको जब जोड़ेंगे तो इनकी संख्या, अल्प प्राण की संख्या हमारी 19 हो जाती है। इसको भी ये संख्या आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। आइए इसके बाद हम समझते हैं महाप्राण। जब हमारे 3 प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ग वर्ण निकल गया या अक्षर निकल गया, तब हमारा क्या बचेगा, दूसरा और चौथा। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है वो मित्रों महाप्राण वर्ण कहलाता है। प्लस महाप्राण में हम ऊष्म व्यंजन को भी शामिल करते हैं। क्या करते हैं, ऊष्म व्यंजन को भी सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार से हमारे महाप्राण वर्णों की कुल संख्या जो होती है टोटल 14 होती है। तो आपको याद रखना होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं मित्रों हमारे संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। तो संघर्षी व्यंजन की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है 4। कौन कौन से होते हैं, चा, छा, जा, झा। इस प्रकार से ये हमारे 4 संघर्षी व्यंजन होते हैं। इसके बाद 100% आने वाले ये प्रश्न होते हैं मित्रों, दोनों जो होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में हमारा ला आता है। आपसे पूछा जाए पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितनी है तो 1 बताना है। आपसे पूछा जाए प्रकंपित व्यंजन की संख्या कितनी है तो आपको 1 बताना है। कौन सा प्रकंपित व्यंजन है तो रा, कौन सा पार्श्विक व्यंजन है तो ला, और संघर्षी व्यंजन कौन है मित्रों तो चा, छा, जा। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारा अगला जो आता है व्यंजन का प्रकार वो होता है अर्धस्वर, यानी या और वा जो होता है इसको हम किस में सम्मिलित करते हैं मित्रों, अर्धस्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए हम इनको अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये किसके अंतर्गत आते हैं मित्रों, तो ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत भी आते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं मित्रों हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन
इसका दूसरा नाम जो होता है द्विगुण व्यंजन, या इसी को हम तीसरे नाम से जानते हैं नवविकसित व्यंजन, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 2 होती है। कैसे याद रखेंगे? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, 2 का मतलब द्वि होता है, द्वि का मतलब 2 होता है, इसी प्रकार से हम याद रखेंगे। और डा ढा ये जो होता है ये द्विगुण व्यंजन होता है मित्रों। तो इनका प्रयोग कहाँ होता है मित्रों? तो इनका प्रयोग जैसे हमने लिख दिया लड़की, हमने क्या लिखा मित्रों? लड़की। तो यहाँ पर ये द्विगुण व्यंजन का प्रयोग होगा, यहाँ पर लगेगा ढा, ठीक ना, डा यहाँ पर लगेगा लड़की। फिर इसके बाद हम देखेंगे डा ढा का प्रयोग कहाँ होगा मित्रों? आढ़त, जैसे हमने लिख दिया आढ़त, क्या लिख दिया? आढ़त। यानी जब ये बीच में आएंगे तभी नीचे बिंदी लगेगी, तो इनको क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या नवविकसित व्यंजन कहेंगे मित्रों। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो हमारा व्यंजन होता है द्वित्व व्यंजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यंजन है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ व्यंजन है कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? 2 समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना यानी साथ साथ आना हमारा द्वित्व व्यंजन कहलाता है। द्वित्व व्यंजन कैसे समझेंगे? जैसे मित्रों लिखा है उत्तर, तो उत्तर में जो हमारा ये ता है, आधा ता और पूरा ता, ये हमारा क्या है? द्वित्व, यानी ता का 2 बार प्रयोग हुआ है साथ साथ, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे मित्रों? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण है सज्जा। सज्जा में क्या है? जा 2 बार आया है, यानी साथ साथ इनका प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते हैं। मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आप इसी तरह की क्लासेज डेली पा सकें, ठीक। और क्या करना है आपको? यदि PDF चाहिए मित्रों तो आप इसके डिस्क्रिप्शन से वीडियो के डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपको अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो को शेयर करना है, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और हिंदी की अच्छी से अच्छी क्लास का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए ही